नमस्कार, मनी नाइन की खास पेशकश इकोनॉमिकम में आप सभी का स्वागत है। अर्थात की नई किस्त लेकर मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो पहुंच चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बता दें कि इकोनॉमिकम को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अर्थात पर चर्चा होगी और इस बार अर्थात का विषय हम सभी के बेहद करीब है। अर्थात के बाद आपसे हम बात करेंगे इनकम को लेकर के, उसके बाद अंशुमान जी से आपके सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे। और इस बार इकोनॉमिकम में किस्सों के सिक्के को लेकर के भी एक अपडेट है, इसके बारे में अंशुमान जी आपको जानकारी देंगे। और आखिर में हमेशा की तरह हम अंशुमान जी से पूछेंगे कि कौन सी किताब पढ़ी जाए या फिर कोई वेब सीरीज़ देखी जाए। लेकिन चलते चलते सबसे पहले बात कर लेते हैं अंशुमान जी से आज के अर्थात को लेकर के। और आज का विषय गेहूँ और चावल को लेकर के है। और गेहूँ और चावल को लेकर इस साल कुछ ऐसा हुआ है जो बीते कई वर्षों में नहीं हुआ है। सर, ये क्या हुआ कि मतलब गेहूं को आयात करने तक की नौबत आ गई। खाद्य महंगाई तक तो ठीक था, लेकिन हालात इतने ख़राब कैसे हो गए? हाँ बिल्कुल। आज का इकोनॉमिकम का विषय हमने आपके आसपास जिस महंगाई को आप महसूस कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा संदर्भों के करीब देखें तो जनवरी तक इस भारत में परिस्थितियाँ काफ़ी नियंत्रित थीं। फरवरी तक इस बात की घोषणाएं होने लगी थी कि महंगाई बीत गई, गुजर गई। मार्च तक ब्याज दरें कम होने की संभावनाओं पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी और ये माना जा रहा था कि महंगाई का जो दौर था वो बीत रहा है और रिजर्व बैंक धीमे धीमे ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन अचानक चीज़ें पलट गईं और महंगाई बहुत तेज़ी से और काफ़ी जटिल होकर सामने आई। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई अनाज की महंगाई को लेकर। हम इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे जिन सवालों ने हमें भी प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया या परेशान किया, और उनका जवाब ढूंढकर हम इस इकोनॉमिकम को आपके पास लेकर आए। हमने कभी नहीं सोचा था, आपने कभी नहीं सोचा था कि एक साल के भीतर भारत, जो कि दुनिया के कृषि बाजार की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, निर्यात के आधार पर भी, उत्पादन के आधार पर भी, खेती के आधार पर भी, और बड़ा निर्यातक भी है, वो एक साल के भीतर गेहूं के निर्यातक से गेहूं का इंपोर्टर होने की नौबत में आ जाएगा। एक साल पहले तक भारत निर्यात कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि हम दुनिया की फूड फैक्ट्री हैं, हम दुनिया को फूड सप्लाई कर रहे हैं। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो सरकार के विभागों के भीतर आयात की योजनाएं बनने लगी, उसकी फाइलें मूव करने लगी। सरकार का प्रमुख जो खाद्य प्रबंधक है FCI, वो भी इंपोर्ट की सिफारिशें कर रहा है। एक साल पहले हम ये भाषण सुनते थे, ये बातें सुनते थे कि भारत ने कोविड के दौरान और बाकी समय के दौरान पूरी दुनिया को अनाज की सप्लाई की है। लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि भारत अपनी सप्लाई तो बंद कर ही रहा है, दुनिया से आयात बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आप कहेंगे, मैं जब इस पर किसी अधिकारी से बात कर रहा था तो चर्चा में आया तो मैंने कहा ये तो बायजूस जैसी स्थिति हो गई। तो उन्होंने कहा बायजूस और अनाज में क्या समानता है? हमने कहा हुआ ये कि ये कभी कभी बाजार बड़ा निर्मम है, वो दो बिल्कुल अलग अलग घटनाक्रमों को एक जैसा समान बना देता है। बायजूस को क्या हुआ, कंपनी ने बाजार को गलत समझा। कोविड के संकट के दौरान जो मौका आया उसको अपना स्थायी मार्केट मान लिया कि स्कूल तो कभी खुलेंगे नहीं, लोग पढ़ते रहेंगे। बाद में खूब प्रचार पर पैसा खर्च किया और उसके बाद बायजूस को नुकसान हुआ, घाटा हुआ और कंपनी अब संकट में फंस गई। सरकार ने भी अनाज बाजार में लगभग ऐसा ही काम किया। ये समझना ज़रूरी है जिसके कारण आज पूरी महंगाई की परिस्थिति और अनाज की महंगाई जटिल परिस्थिति में पहुंच गई। सरकार ने भी क्या काम किया? सरकार ने जी हाँ। मेरा सवाल अब ये आ रहा है सर कि आखिर में पूरा अनाज का ये पूरा जो गणित था वो गड़बड़ाया कैसे? क्योंकि बायजूस की कहानी समझ में आई, सरकार ने ऐसा क्या किया कि अनाज का गणित गड़बड़ा गया? सरकार ने दो काम किए। सरकार ने पहला काम ये किया कि 2 साल पहले 2 साल में 2 ऐसे काम किए जिनका असर आप देख सकते हैं, जैसी कि परिस्थिति कोई स्टार्टअप कंपनियों में के फैसलों में होती। सरकार ने पहले तो गेहूं का निर्यात खोल दिया। ये कहा गया कि भारत निर्यात, हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि ये घटनाक्रम कैसे चला। निर्यात खोल दिया और निर्यात से लगा कि भारत गेहूं का बड़ा निर्यातक हो जाएगा। लेकिन निर्यात खोलने के तत्काल बाद भारत ने देश में मुफ्त अनाज की स्कीम भी शुरू कर दी। सामान्य स्कीमों से ज़्यादा अनाज देना शुरू किया गया, जो कि कोविड के दौरान की परिस्थिति थी। अब कोविड तो चला गया लेकिन स्कीम वही मौजूद रही, क्योंकि उसके साथ वोट के लाभ का लालच जुड़ गया था। कोविड गया था संकट के दौरान, तो बायजूस को भी संकट के दौरान डिमांड मिली थी और वही स्थिति यहाँ हुई। वोट का लाभ था तो मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखी गई। अब नतीजा क्या हुआ कि पूरी की पूरी खाद्य नीति आपस में गड्ढमड्ढ हो गई। अब
जो भारत के बाजार में हो रहा है इसे करीब से समझना ज़रूरी है, जिससे कि आप समझ सकें कि आखिर खाद्य महंगाई की चुनौती कहाँ से निकल रही है। ये चुनौती खेत से नहीं निकली है, ये खलिहान से भी नहीं निकली है, ये एफसीआई के गोदाम से भी नहीं निकली है, और ये चुनौती रिजर्व बैंक की पॉलिसी से भी नहीं निकली है। पूरे बाजार में, भारत के कृषि बाजार में राजनीति और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स एक साथ इतने गड्ढमड्ढ हो गए हैं कि कुछ 4-5 बड़े घटनाक्रम हैं जिन्हें हमारे लिए देखना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि क्या हुआ। पहली चीज़, भारत में अनाज के उत्पादन में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में भारत में अनाज का उत्पादन एकदम टूट गया हो, सूखा आया हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। लेकिन पिछले 12 महीनों से भारत में अनाज की महंगाई डबल डिजिट में है। अगर आप अनाज के उत्पादन का आंकड़ा देखें, हम आगे आपको दिखाएंगे, भारत में अनाज का उत्पादन थोड़ा बहुत कमी बेशी इस बार मानसून में भी हमें दिखाई दे रही है, उसका असर दिख रहा है। पर ऐसा नहीं कि हम अचानक अनाज के उत्पादन के संकट की स्थिति में पहुंच गए होंगे। लेकिन रबी और खरीफ की 2 फसलें बीत चुकी हैं और बगैर किसी कृषि संकट के अनाज की इतनी लंबी महंगाई हमने काफ़ी वर्षों में पहली बार देखी, जबकि कोई एग्रीकल्चर क्राइसिस नहीं है, कोई सूखा नहीं है, कहीं कुछ फसलें बर्बाद नहीं हुई। पहली चीज़, ऐसा क्यों हुआ इसे जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की, जीवन की, भोजन की लागत से जुड़ा हुआ। दूसरी चीज़, भारत को पिछले साल गेहूं का निर्यात बंद करना पड़ा। पहले निर्यात खोला, फिर अचानक उसे बंद करना पड़ा। निर्यातकों को बड़ा नुकसान हुआ उसमें, और भारत की निर्यातक एक बार जब बाजार खोते हैं तो उनके लिए पाना मुश्किल हो जाता है। भारत को निर्यात का बाजार गंवाना पड़ा पिछले साल। तीसरा, चलिए गेहूं तक बात ठीक थी, इस साल चावल भी चपेट में आ गया। पिछले साल गेहूं का निर्यात बंद हुआ था, इस साल चावल का निर्यात भी बंद करना पड़ा, जबकि चावल की फसल में भी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। हम आपको भी दिखाएंगे आंकड़ों में। निर्यात रुकने से क्या हुआ कि भारत की ग्लोबल छवि को नुकसान हुआ, भारत की जो ग्लोबल साख थी उसको नुकसान हुआ, क्योंकि खासतौर पर भारत दुनिया को का 40% अभी राइस एक्सपोर्ट करता है, चावल का निर्यातक है। और पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक छवि बनाई थी पिछले 3-4 साल में, 5 साल में, कि दुनिया में संकट के दौरान भारत से अनाज और उसकी आपूर्ति होती। अचानक निर्यात बाजार बदला। आपने अगर लगातार मनी सेंट्रल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको देखा होगा यूनाइटेड नेशंस ने, दुनिया के तमाम देशों ने भारत में चावल निर्यात को प्रतिबंधित करने के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि भारत को अपना चावल निर्यात नहीं रोकना चाहिए। पर मजबूरी की, महंगाई की स्थिति 12 महीनों से दहाई में महंगाई है। कोई भी सरकार अपने यहाँ अपनी प्रमुख फसल का निर्यात कीमतें बढ़ते देख के जारी क्यों रखेगी। लेकिन ये सब हुआ, आप कहेंगे इसलिए हुआ कि महंगाई कम हो, लेकिन महंगाई तो फिर भी नहीं कम हुई। निर्यात खोला, निर्यात बंद किया गया, गेहूं का भी निर्यात बंद हुआ, चावल का भी निर्यात बंद हुआ, महंगाई फिर भी कम नहीं हुई। अब सरकार को गेहूं की स्टॉक की सीमा भी लगानी पड़ी। स्टॉक की सीमा लगाने के बाद भी बाजार में गेहूं की या चावल की महंगाई में कोई कमी नज़र नहीं आई। लेकिन आपने बताया सर कि उत्पादन कम नहीं हुआ और किसी की गलती भी नहीं है, फिर ये चूक कहाँ हुई, कहाँ कैसे, ये संकट कैसे पैदा हुआ? हाँ, और यही हमारे लिए हमारी पहली है गुत्थी जो हम सुलझाने की आज कोशिश करते हैं आंकड़ों के जरिए और तथ्यों के जरिए, कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक भारत, सबसे बड़े अनाज उत्पादकों में एक भारत, अचानक बगैर फसल खराब हुए व्हीट का इंपोर्ट करने की नौबत में क्यों आ गया, आयात करने की परिस्थिति में क्यों आ गया। ये महंगाई थोड़ी पेचीदा है, इसलिए इस चार्ट को आप अपने स्क्रीन पर देखिए और थोड़ी देर तक इस चार्ट को रोकेंगे। अनाज के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई। आप अगर ध्यान से 2017-18 से आंकड़े देखें तो आपको अनाज के उत्पादन में, व्हीट और राइस के उत्पादन में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी दिखाई देगी। ये जो ताज़ा आंकड़ा 2022-23 के मार्केटिंग ईयर का, हम मार्केटिंग ईयर का आंकड़ा ले रहे हैं क्योंकि जब फसल की बिक्री होती है। अगर आप 2017-18 से देखें तो गेहूँ के उत्पादन में भी, गेहूँ के उत्पादन ने 11 से 12-13 करोड़ टन के आसपास की गति बना रखी थी, और चावल के उत्पादन में तो 9 से करीब 11 करोड़ टन की बढ़ोतरी भी होती दिखाई दी है। 2017-18 के दौरान अगर हम ध्यान से देखें तो गेहूं का उत्पादन करीब 9 करोड़ टन हुआ करता था, जो अब 2022-23 में 11 करोड़ टन है। 2017-18 में राइस का उत्पादन 11.28 करोड़ टन हुआ करता था, जो अब 13.55 करोड़ टन है। अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है। अल नीनो का असर है, मानसून कमज़ोर है, ख़राब है, अव्यवस्थित है, लेकिन बुवाई में कमी नहीं आई। फिर ये महंगाई आ कहाँ से रही है? अनाज के उत्पादन से तो नहीं, में कमी से तो नहीं दिखता कि अनाज के उत्पादन में कोई बड़ी कमी आई है। अब सर सवाल ये है कि मांग और आपूर्ति का जो ये संतुलन है, जो बैलेंस बना हुआ था, वो बिगड़ा कहाँ से?
इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई विपुल सरकार के अनाज भंडार ने। एक और पहली है कि अनाज का उत्पादन नहीं घटा भारत में, पैदावार तो अच्छी है, लेकिन अनाज का बाजार सरकार को चकमा देने लगा। सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, सरकार ने समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी भी की, उत्पादन में बढ़ोतरी भी दिखाई दी, लेकिन सरकार की खरीद पूरी नहीं पड़ी। सरकार का भंडार भारत के अनाज के बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनाज के बाजार को करीब से समझने वाले समझते हैं कि सरकार जितना अनाज अधिक से अधिक खरीदती है, बाजार में आपूर्ति किसी भी समय आने की संभावना बनी रहती है और इस वजह से कीमतें नहीं बढ़ती हैं। अब आप ये देखिए कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई, अब अनाज की सरकारी खरीद का आंकड़ा देखिए, यहाँ बिल्कुल उल्टी परिस्थिति दिखाई देती। एक तरफ हमने आपको दिखाया उत्पादन में बढ़ोतरी का, मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो 2018-19 में 357 लाख टन 358 लाख टन के आसपास टोटल प्रोक्योरमेंट हुआ था। 23-24 में वो घटकर 262 लाख टन रह गया। यानी इस पूरे दौरान सरकार लगातार साल दर साल अनाज की समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करती गई। 2021-22 का वो समय था जब 433 लाख टन का था। अगर उस हिसाब से आप देखें विपुल, तो इस साल 2023-24 के मार्केटिंग ईयर में तो लगभग आधी रह गई है सरकार की खरीद। केवल गेहूं की खरीद नहीं, पिछले 2 साल से गेहूं की सरकारी खरीद में 2 साल से लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, जबकि चावल की सरकारी खरीद लगभग स्थिर है, इसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती दिखाई दे रही। ये आंकड़ों की ये जो चार्ट है, जिसको हम दोबारा स्क्रीन पर देखेंगे, इस चार्ट से हमें ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार का मिजाज समझने में सरकारी उत्पादन और भारत में अनाज के उत्पादन और अनाज की सरकारी खरीद का आंकड़ा देखने में सरकार ने कहीं ना कहीं इस मिजाज बाजार का मिजाज समझने में चूक की। चावल 2021-22 के आंकड़े के हिसाब से चावल सरकारी एजेंसियों ने करीब 576 लाख टन चावल खरीदा था। 570 लाख टन के आसपास चावल अभी भी मौजूद है, हमें दिख रहा है। राइस का आंकड़ा अगर आप करीब से देखें तो राइस का आंकड़ा वही है जो सरकारी एजेंसियों ने पिछली बार भी खरीदा था, उसके आसपास। लेकिन राइस की कीमतों में महंगाई चरम पर है, महंगाई इतनी ऊपर बढ़ती दिखाई दे रही है। गेहूं का आंकड़ा देखें तो गेहूं की खरीद कम हुई, राशन के लिए राशन स्कीम के लिए सप्लाई बढ़ी, तो सरकारी स्टॉक में गेहूं की मात्रा बहुत तेज़ी से गिरने लगी और गेहूं सबसे ज़्यादा बड़ी फॉल्ट लाइन है, सबसे बड़ी दरार बनकर आया भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में। इस साल 1 अगस्त तक सरकारी स्टॉक में केवल 280 लाख टन गेहूं दर्ज किया गया है और 2021 की शुरुआत में, अगस्त की शुरुआत में आंकड़ा 565 लाख टन था। यानी आप अगर 2021 अगस्त से जोड़ें तो लगभग आधा आंकड़ा हमें स्टॉक्स में वीट का दिखाई दे रहा है। 2018 से तो अगर आप 2020 के हिसाब से देखें, 2021 के आधार से पे देखें तो सरकार के स्टॉक में गेहूं लगभग आधा रह गया है। चावल की मात्रा में भी इसी हिसाब से कमी देखी जा रही है। अगर आप आंकड़े को करीब से देखें 2021 से तो 291 लाख टन से घटकर 242 लाख टन के आसपास आंकड़ा दिखाई दे रहा है। जी। अब सर ये तो हमने समझ लिया कि आखिर में स्टॉक में कमी क्यों देखने को मिली, पर मांग और सप्लाई का जो संतुलन था वो कैसे बिगड़ा, वो किस तरीके से खेल खराब? और यहीं से सारी गणित निकलती, यहीं से इस महंगाई की और सरकार की खाद्य नीति में जो असंतुलन दिखा उसका नतीजा दिखाई देता है। इसको हम करीब से समझते हैं। देश में इस साल करीब 2.7 करोड़ टन गेहूं की उपज होगी, जिसमें 2.62 करोड़ टन गेहूं सरकार ने खरीदा है, सरकार के खरीद में गया है। 1 करोड़ टन का गेहूं करीब मिलों और डिफरेंट स्टॉकिस्टों के पास है और किसानों को अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि भारत में गेहूं की खेती सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, अपनी खपत के लिए है, तो 3 से 3.5 करोड़ टन गेहूं किसानों के पास रहता है। ये मोटा हिसाब है जो भारत में गेहूं के बाजार को लेकर है। इसके बाद जो करीब 4-5 करोड़ टन गेहूं एक्स्ट्रा होता है जो बाजार में आता है और कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है, और वही वो फ्लोटिंग व्हीट स्टॉक है जो बाजार में एक सीमा से अधिक कीमतें नहीं बढ़ने देता, वो बाजार में नहीं आ रहा है, वो गेहूं बाजार में उपलब्ध नहीं है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि इस बार मार्च से जुलाई के दौरान थोक मंडियों में करीब 21.29 मिलियन टन के आसपास गेहूं की आवक दर्ज की गई, जो पिछले साल से जो टोटल जितना उत्पादन भारत में हुआ था उसका केवल 19% है और पिछले साल के लगभग बराबर है। ध्यान रहे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो गेहूं खरीदती है उसके आंकड़े मंडियों में जो गेहूं की आपूर्ति होती उसमें शामिल नहीं है। तो सवाल है कि आखिर देश में गेहूं तो पैदा हुआ, उत्पादन तो हुआ, पैदावार तो हुई, सरकार के स्टॉक में भी नहीं पहुंचा और बाजार में भी नहीं पहुंचा तो गेहूं आखिर कहाँ गया?
और यही हमें दिखता है कि भारत की खाद्य नीति में दो बड़ी गफलत हुई हैं, जिस वजह से भारत एक ऐसी अनोखी खाद्य महंगाई का सामना कर रहा है जिस महंगाई के लिए ना तो किसान जिम्मेदार है और ना खेती जिम्मेदार है, बल्कि महंगाई कहाँ से आए। अब ये दो महत्वपूर्ण बातें समझना जरूरी, यहाँ से पूरी समस्या की जड़ मिलती है। आंकड़े देखिए करीब से 2019-20 तक भारत गेहूं का बड़ा निर्यातक नहीं था, चावल का तो निर्यातक तो था। 2019-20 के बाद अचानक सरकार को और सरकार के नीति निर्माताओं को गेहूं के बाजार में निर्यात का सूरमा बनने की सूझी। 2019-20 में गेहूं का निर्यात 2 करोड़ टन के आसपास था। भारत ने क्या किया कि अगले ही साल निर्यात सीधा 10 गुना बढ़ गया। जैसे ही भारत में से गेहूं का निर्यात खोला गया 2019-20 के बाद, सीधे 20 लाख टन के आसपास, मतलब 2 लाख टन से 20 लाख टन के आसपास। ये आंकड़े सर लाख टन में मौजूद हैं। हाँ, ये सारे आंकड़े जो है ये 2019-20 में 2 लाख टन के आसपास गेहूं का निर्यात था, जो 2020-21 में करीब 21 लाख टन के आसपास पहुंच गया। और इसके साल तो अगले साल तो 72 लाख टन का निर्यात हो गया। और 2022-23 में इसमें कमी आई। यही वो दौर था जब दो काम हुए, गर्मी बढ़ी, रबी के मौसम में गेहूं की पैदावार कम हुई, गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी और सरकार को गेहूं और बाजार में गेहूं की कमी हो गई और सरकार को निर्यात बंद करना पड़ा। इसी दौरान सरकार ने मुफ्त अनाज की स्कीम को भी जारी रखा, क्योंकि कोविड के दौरान आई थी। और इसके बाद जब गेहूं की कीमतें बढ़ी तो फिर वापस नहीं लौटी, यहाँ से कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। अब सरकार के भीतर बहुत सारे लोग, विशेषज्ञ जो खाद्य अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, वो ये मान रहे हैं कि गेहूं के निर्यात को प्रोत्साहित करने का फैसला ही ठीक नहीं था। भारत को गेहूं के निर्यात पर रिस्क नहीं लेना चाहिए था। गेहूं का एक्सपोर्ट खोलने का फैसला सोच समझकर करना चाहिए था। खेती का मिजाज उन्हें नहीं पता था, क्योंकि भारत में तो लोगों को पता है कि तापमान बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, और उसका असर गेहूँ के उत्पादन पर, उपज पर बन रहा था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात विपुल इस पूरे मामले में यह रही कि सरकार के एक हाथ की सूचना दूसरे हाथ को नहीं थी। एक तरफ सरकार का मौसम विभाग पिछले साल रबी के मौसम से पहले गर्मी बढ़ने का और गेहूं के फसल पर असर होने का अनुमान बता रहा था, और दूसरी तरफ सरकार निर्यात के लाइसेंस जारी कर रही थी। सेम उसी सरकार के एक महकमे ने बताया कि गर्मी के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी होगी, और दूसरी तरफ निर्यात के लाइसेंस जारी किए गए, और इसीलिए अचानक निर्यात गेहूं की महंगाई की आई, कीमतें फट पड़ी, और उसके बाद सरकार ने गेहूं का निर्यात बंद किया। लेकिन तब तक बहुत डैमेज हो गया था। इसलिए गेहूं का निर्यात तो सरकार ने तो खुला था, शुरुआत में ही थोड़ा, हाल के ही वर्षों में तेज़ी से बढ़ा था। बाजार में अनाज की जो आपूर्ति में कमी हुई, उसने चावल के निर्यात को भी दबोच लिया। यानी हम गेहूं का निर्यात करने के सूरमा बनने के लिए निकले थे। हम जो एक निर्यात कर रहे थे चावल, वो भी हमें बंद करना पड़ा, उसको भी दबोच लिया। अब हम ये कोशिश कर रहे थे कि भारत दुनिया का खाद्य सप्लायर हो जाए, लेकिन जो हम बेच रहे थे वो भी नहीं बेच पा रहे। महंगाई जहाँ की तहाँ है। किसानों को दोहरा नुकसान हुआ, जो निर्यातक थे उन्हें दोनों तरफ से नुकसान हुआ। गेहूं का निर्यात भी बंद हुआ और चावल का निर्यात भी बंद हुआ। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि गेहूं के निर्यात के फैसले को लेकर उलझन अब समझ में आ रही है, और इसलिए कल जब पिछले साल सरकार ने इसको रोका था, उसी समय से ये सवाल उठना शुरू हुए थे, और असर हमें आज यहाँ तक दिख रहा है कि 2-3 फसलें निकल चुकी हैं। दूसरी जहाँ सबसे बड़ा पेन पॉइंट और दरार है, जिसे छूने में सरकार डर रही है, एक किस्म का, जिसको अगर आप अंग्रेजी में कहें कि हॉट पोटैटो, आग का गोला है, जिसे छूने में सरकार डर रही है। कोविड के दौरान अप्रैल 2020 में सरकार ने मुफ्त अनाज की स्कीम शुरू की थी। ये स्कीम उस समय शुरू की गई थी जब भारत में पलायन हो रहा था, गाँवों शहरों में कामकाज बंद था, लॉकडाउन चल रहा था, लोगों के पास भोजन नहीं था। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की यह स्कीम थी, जो हर महीने उन्हें दिया जाता था। पिछले साल अगस्त में, आपको याद होगा अगर आप मनी सेंट्रल इकोनॉमिकम के नियमित दर्शक हैं, पिछले साल अगस्त में सरकार के पास स्कीम समीक्षा के लिए आई। सरकार के अंदर जो सुझाव सलाहकार लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई कोविड गया, लॉकडाउन खुल गया, बाजार खुल गए, अब इस स्कीम को, इमरजेंसी कंटिजेंसी स्कीम को बंद कर दिया जाए। तब तक इस स्कीम पे 3.91 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, इस अनाज की स्कीम पे। याद कीजिए, वही वक्त था जब वित्त मंत्रालय ने बड़ी हिम्मत करके केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय को और खाद्य मंत्रालय को एक सिफारिश का नोट भेजा, जो काफ़ी प्रमुखता से सब जगह प्रकाशित हुआ था, और ये कहा गया कि अब इस स्कीम को बंद कर दिया जाए, क्योंकि खाद्य सब्सिडी का बोझ बहुत बड़ा हो गया है। कोविड के दौरान इसे इमरजेंसी व्यवस्था के तौर पर, आपातकालीन व्यवस्था के तौर पर मुफ्त अनाज बांटने की स्कीम को लाया गया था, अब इसे वापस कर दिया जाए और सामान्य रूप से जैसे हम पहले राशन प्रणाली चलाते थे, जिन लोगों को देते थे उन्हें दिया जाए। जब कोविड चला गया, सारे आपातकालीन उपाय बंद कर दिए गए, तो इसको भी बंद कर दिया जाना चाहिए।
उस समय तक सरकार के मेज पर अनाज की कमी की गणित लगने लगी थी। सरकार को महसूस होने लगा, सरकार के भीतर पता था कि इतना अनाज है नहीं कि आप इतनी भारी स्कीम को लंबे समय तक मुफ्त अनाज की स्कीम को बाजार को डिस्टॉर्ट किए बगैर, बाजार में महंगाई लाए बगैर चला सके। तब तक ये भी था कि भारत की फसल का मिजाज कभी भी बदल सकता है, मौसम बदले और एक ही क्रॉप अगर कमज़ोर हो जाए, कोई एक क्रॉप कमज़ोर हो जाए रबी या खरीफ की, तो अनाज की महंगाई फट पड़ेगी, और वैसा ही हुआ। लेकिन तब तक सरकार को लोक लुभावन राजनीति और उसके फ़ायदे समझ में आने लगे थे मुफ्त अनाज बांटने से, और उस पर प्रचार शुरू हो गया था। दिसंबर 2022 में सरकार ने इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया, और वही वो क्षण था जहां से बाजार को और देश के हर उस व्यक्ति को जो गेहूं और बाजार को समझता, उसे पता था कि अब बाजार में पर्याप्त गेहूं उपलब्ध नहीं मिले होगा, क्योंकि सरकार को इतना ह्यूज स्टॉक अपनी स्कीम के लिए चाहिए। सरकार ने इस स्कीम को भले ही वोट की गारंटी मान लिया हो, लेकिन बाजार के लिए महंगाई की गारंटी बन गई। और ठीक इसके बाद अगला रबी सीजन आया, जिसमें टेम्परेचर बढ़ा, उत्पादन में गिरावट आई, और गेहूं की महंगाई और शॉर्टेज का वो साइकिल शुरू हो गया। ये चार्ट देखिए, जो चार्ट आपके इस पर है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चार्ट है। इसमें कितना फिनेंशियल आउटले था और इस पर कितनी सब्सिडी दी गई। अब इस स्कीम को विपुल 1 साल में 486 लाख टन अनाज चाहिए, 486 लाख टन चाहिए, जिसमें गेहूं और चावल शामिल है। अगले साल चुनाव है, अभी कुछ राज्यों के चुनाव, फिर अगले साल बड़ा चुनाव है। बाजार को ये पता है कि स्कीम शायद ही बंद हो, क्योंकि राजनीति के मुंह में तो इसे लोक लुभावन इस्तेमाल की आदत लग गई है। अब सरकार गहरी दुविधा में, चुनाव से पहले ये मुफ्त अनाज की स्कीम कैसे बंद कर दे, चुनाव के दौरान तो बहुत सारी मुफ्त चीज़ें दी जाती हैं। बाजार को पता है कि कीमतें अब कम नहीं होंगी, क्योंकि बाजार में अनाज की स्थायी रूप से कमी मौजूद है, और इसलिए तमाम कवायदों के बाद, तमाम कोशिशों के बाद, स्टॉक सीमा लगाना, निर्यात बंद करना, हर तरीके से अपना नुकसान कर लेने के बाद, एक्सपोर्ट बंद करके अपना नुकसान कर लेने के बाद भी महंगाई जहाँ की तहाँ है, अनाज की महंगाई भारत में जहाँ की तहाँ है और बढ़ ही रही है। जबकि भारत में फसल के उत्पादन में कोई बड़ा बदलाव या उत्पादन में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। तो हम रिपीट करते हैं जिससे कि हम अगले सवाल पर पहुंच सकें। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, एक, गेहूं का निर्यात खोलने का फैसला अति उत्साह में लिया गया था, क्या सरकार शायद जवाब दे इसके बारे में, और दूसरा ये कि मुफ्त अनाज की स्कीम को चलाए रखना वित्त मंत्रालय की सलाह के विपरीत भी चलाए रखने का असर है क्या। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर उभरते हैं जिनकी रोशनी में बाजार में अनाज की मांग और आपूर्ति का पूरा संतुलन बिगड़ गया है। ये तो समझ में आया गया सर कि आखिर में संतुलन बिगड़ा कहाँ और कहाँ पर चूक हुई, लेकिन एक और नया सवाल आपने दे दिया कि महंगाई जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या दिखाई देती रहेगी, ये थमेगी कैसे महंगाई, अनाज की जो महंगाई है? कठिन विकल्प है और चुनौती, मतलब ये बड़ी जटिल समस्या होती है। और अनाज की और खाद्य महंगाई को नियंत्रित करना वैसे भी सरकार के हाथ में नहीं होता। सरकार के कदम उसे बढ़ा तो सकते हैं, घटा नहीं सकते। अब सरकार को 2 काम करने होंगे। एक काम ये कि या तो ये स्कीम बंद कर दी जाए, और इसका अनाज, जैसे इसका अनाज रुक गया सरकार के भंडार में, आपको सरकार के भंडार ऊपर जाते दिखाई देने लगेंगे, और साइकोलॉजिकली बाजार की अंतर्धारणा बाजार में पर्याप्त अनाज के तौर पर आने जाएगी, या फिर गेहूं की आयात की नौबत आ गई। और वही हुआ कि स्कीम तो नहीं बंद होनी थी, तो चर्चा ये शुरू होगी कि गेहूं का इंपोर्ट किया जाए। अब महंगाई अगर रोकनी है और अनाज की महंगाई को सीमित करना है, तो सरकार को अपने भंडार से बाजार में गेहूं रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने, जब पिछले महीने का आंकड़ा हम बताया, जब सरकार ने दावा किया कि 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचा जाएगा, जबकि उस समय तक 1 अगस्त का जो आंकड़ा था, उस समय सरकार के स्टॉक में करीब 280 लाख टन गेहूं का था। अगर आप सरकार के स्टॉक का हिसाब देखें, जो हमें आंकड़ा मिलता है, उस हिसाब से सरकार को राशन की सप्लाई के लिए इस साल मार्च के अंत तक, पूरे साल का आंकड़ा हमने आपको बताया था 486 लाख टन, अभी से लेकर मार्च के अंत तक का हिसाब लगाएं तो सरकार को डिफेंस फोर्सेस की सप्लाई के लिए और राशन प्रणाली में सप्लाई के लिए करीब 160 लाख टन गेहूं की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा ऑपरेशनल ज़रूरतें और रणनीतिक रिजर्व की ज़रूरत होती है गेहूं को लेकर। इसमें करीब 75 लाख टन गेहूं की और ज़रूरत होगी। इसलिए खुले बाजार में सरकार 50 लाख टन गेहूं बेच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उतना गेहूं स्टॉक में मौजूद ही नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया 50 लाख टन गेहूं की ज़रूरत होगी। और इसलिए जो दूसरा विकल्प है कि अब आप आयात करें। जो चर्चा है कि भारत को गेहूं का उत्पादन अच्छा होने के बाद भी करीब 90 लाख टन गेहूं का आयात करना पड़ सकता है, इंपोर्ट करना पड़ सकता है, जिसकी ज़रूरत आ रही। अब यहाँ या तो सरकार सीधे खुद इंपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर करेगी, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाएगी, गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी, ताकि प्राइवेट लेवल पर इसका आयात हो सके।
44% के आसपास की इंपोर्ट ड्यूटी है गेहूं के ऊपर। अगर इसमें कमी की जाएगी तो सरकार को उम्मीद है कि शायद निजी व्यापारी भारतीय बाजार से गेहूं के पीछे दौड़ने के बजाय बाहर से गेहूं का आयात करने लगेंगे। लेकिन सर, क्या इंपोर्ट करके, आयात करके इन्फ्लेशन को काबू में किया जा सकता है? ये संभव है? गेहूं का आयात उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन है। हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, हमारे जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं और हमारे फूड ग्रेन के मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, मनोज भाई, उन्होंने हमको ये हिसाब बताया इस कार्यक्रम के लिए। उन्होंने बताया कि गेहूं अगर ऑस्ट्रेलिया से आयात होता है, क्योंकि दो ही जगह से गेहूं आयात हो सकता है या तो रूस से या ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने बताया कि गेहूं अगर ऑस्ट्रेलिया से आयात होता है तो वहाँ मौजूदा भाव करीब $310 प्रति टन के आसपास है। शिपिंग वगैरह का कॉस्ट मिला लीजिए तो ये दक्षिण भारत के बंदरगाहों पे आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आएगा। तो दक्षिण भारत के बंदरगाहों पे ये गेहूं करीब 2800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास आएगा, जबकि भारतीय बाजार में गेहूं की कीमत 2500 रुपये प्रति क्विंटल है। यानी ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेड गेहूं भारतीय बाजार में उपलब्ध गेहूं से ज़्यादा महंगा पड़ेगा इम्पोर्ट होने के बाद भी। अब दूसरा रास्ता है कि आप रूस से गेहूँ मंगाएं, जिस पर सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर बात कर रही। रूस के बाजार में या रूस में गेहूं का भाव करीब $290 प्रति टन के आसपास है। $290 प्रति टन पे गेहूं बिक रहा है। इसे पश्चिमी तट पर लाया जा सकता है, क्योंकि रूस से आएगा तो पश्चिमी तट पर आएगा। भारत के पश्चिमी तट पर इसकी पहुंचती हुई लागत, मतलब जब यह उतरेगा तब इसकी लागत करीब 2600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास होगी। तब भी ये रूस का गेहूं भी भारतीय बाजार में जो गेहूं की कीमत है उससे महंगा पड़ेगा। फिर इसमें एक और कैवेट समझिए कि भारत जैसा देश जो एक साल पहले तक गेहूं का निर्यात कर रहा था, वो जो इंपोर्ट करने निकलेगा तो बाजार में कीमतें अपने आप ऊपर बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत तो बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के से गेहूं का इंपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ाता है। तीसरा फैक्टर ये कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण वैसे ही बाजार में महंगाई है। ग्रेन डील जिसके बारे में लगातार चर्चा सुनते हैं, रूस उससे बाहर निकल चुका है, तो दुनिया के बाजार में गेहूं की आपूर्ति और चावल की आपूर्ति पहले से ही कमजोर है। तो भारत जैसा एक प्रमुख सप्लायर ही अगर बायर हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं महंगा मिलने लगेगा। ताज़ा हाल दाल का देख लीजिए। भारत में दाल की इस साल कमी है। भारत ने मोजाम्बिक और दुनिया के अन्य देशों से दाल खरीदने की कोशिश की। जहां से भारत दाल खरीदने की कोशिश कर रहा है वहां सब जगह कीमतें बढ़ गई हैं। यानी आयात के जरिए आपूर्ति तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन महंगाई नहीं कम की जा सकती। आयात से आप सप्लाई तो ला सकते हैं, पर जो मुख्य रूप से सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है खाद्य महंगाई, अनाज की महंगाई, रोटी और चावल की महंगाई बुनियादी महंगाई है हर सामान्य व्यक्ति के लिए, उसे कम नहीं किया जा सकता। अब सर, सारी बातें हो गई, लेकिन अगर इंपोर्ट भी महंगा पड़ेगा और वो भी इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, फिर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या बचता है फिर? हाँ, गवर्नमेंट अब यहीं पर राजनीति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे मिल्टन फ्रीडमैन की एक बात याद आती है। मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे कि सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं ना, नीतियां हैं, उन्हें उनके इंटेंशन या मंशा से नहीं परखना चाहिए, बल्कि उनके नतीजों से देखना चाहिए। क्योंकि मंशा तो किसी कार्यक्रम की खराब नहीं होती, इंटेंशन तो किसी कार्यक्रम की खराब नहीं होती। सरकारें तो इसीलिए चुनी जाती, उनके नतीजे क्या है, रिजल्ट क्या निकल कर आए, इससे समझना चाहिए कि वो कार्यक्रम कितना इफेक्टिव था। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में यही बात हुई। मंशा कुछ और थी, नतीजे बिल्कुल उल्टे आए और समय पर उन्हें संभाला नहीं गया। सरकार के पास अब इस समय एक विकल्प है जो बेहद असंभव है, मुश्किल विकल्प है। विकल्प यह है कि वो मुफ्त अनाज की स्कीम को बंद करे या इसमें अनाज की आपूर्ति को रेगुलेट करे, कम करे। क्योंकि गेहूं तो बरस नहीं पड़ेगा कहीं से, वो तो जब पैदा होगा, और जो मांग और आपूर्ति का संतुलन एक बार बिगड़ा है वो किसी जादू से तो दूर नहीं होगा। हमने आपको सारे रास्ते बता दिए कि उत्पादन कितना है, इंपोर्ट कितना हो सकता है, इंपोर्ट की लागत कितनी होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में जो सरकार के अनाज भंडार से अनाज की निकासी उसको सीमित कर दिया जाए, तभी आप अपने स्टॉक्स के लेवल उस लेवल पर बढ़ा पाएंगे कि बाजार में ऐसा सेंटीमेंट बन सके, बाजार में ऐसी धारणा बन सके कि देश के भीतर गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद और गेहूं की कीमतें नीचे आने लगेंगी। और मौका बे मौका कीमतें बढ़ती देखकर सरकार खुले बाजार में निकले और 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख टन गेहूं बेच दे। बाजार का सेंटीमेंट कूल हो जाएगा, डिमांड बाजार में जो डिमांड है वो कूल हो सकती है। ऐसी स्थिति करने के लिए उसे मुफ्त अनाज की स्कीम रोकनी पड़ेगी, बंद भी करने, मतलब कम तो करनी पड़ेगी, बंद करने की भी नौबत आ सकती है। क्योंकि इसके बिना इंपोर्ट करके भी अनाज की महंगाई नहीं रोकी जा सकती। आप कितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जितना इंपोर्ट होता जाएगा अनाज की महंगाई पर उतना ही असर पड़ता रहेगा। हैरत की बात है कि राजनीति या नीति निर्माता अक्सर इस तरीके की गफलत करते पाए जाते हैं। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के मामले में तमाम इसके किस्से हैं, चाहे वो शुगर को ले लें या दालों को ले लें। कि खाद्य अर्थव्यवस्था को, भारत जो प्रमुख रूप से कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहाँ नीति निर्माता
कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का और बाजार का मिजाज नहीं समझ पाते। और इसलिए हमारे लिए सबसे हैरत की बात है कि बगैर किसी प्राकृतिक आपदा के, कृषि में बगैर किसी बड़े नुकसान के, किसी घटनाक्रम के, भारत अच्छा ठीक ठाक उत्पादन है, उसके बाद भी भारत अनाज के निर्यातक से अनाज का आयातक होने जा रहा है। अनाज का एक्सपोर्टर से, एक साल के भीतर अनाज का एक्सपोर्टर होने से अनाज का इंपोर्टर होने जा रहा है। काफ़ी कुछ अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में नीतियों के तौर पर बदलेगा और तब महंगाई शायद कम होगी। इस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन ये सवाल, जिस सवाल से आप सब और हम सारे लोग जूझ रहे थे कि आखिर खेती सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी गेहूँ और चावल में इतनी महंगाई क्यों है, उसके तह तक जाकर हमने आज समझने की कोशिश की इस इकोनॉमिकम में आपको बताने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो मेरी तरह हमारे तमाम दर्शकों को भी ये पूरा गणित जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत आसान सरल भाषा में इस पूरे गणित को जो है आपने समझाया सर। चलिए, तो अब अर्थात को फिलहाल रोकते हैं, लेकिन तमाम सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, तो कुछ एक सवालों को शामिल करते हैं कार्यक्रम में। शशांक पूछ रहे हैं कि प्रतिभावान भारतीयों का विदेश में काम करना और धन भेजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना उपयुक्त है, इसे आप कितना सही मानते हैं? नई अर्थव्यवस्था में और ग्लोबलाइजेशन में भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत रेमिटेंसेज हैं। विदेश में रहने वाले, काम करने वाले लोग हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था में हर तरह के लोगों के लिए उतने अवसर भी उपलब्ध नहीं हैं। तो इसलिए, और हम एज एन लिबरलाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड कंट्री पिछले 10 सालों से दुनिया के हर मंच पर इस बात के लिए बहस कर रहे हैं कि सेवाओं का निर्यात किया जाए, भारत के लोगों की आवाजाही रोकी जाए। तो इसे इस तरह से लिया जाना चाहिए कि भारत के लेबर फोर्स या भारत के जो कुशल श्रमिक हैं, कुशल वर्कर हैं, वो दुनिया के अन्य देशों में काम कर रहे हैं और वहाँ से अपनी बचत का एक हिस्सा भारत को भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस के तौर पर भारत को भेज रहे हैं। इसका एक पहलू ये है। दूसरा इसका पहलू ये है कि हम अगर उन्हें भारत में रोकना चाहते हैं और उनकी क्षमता के हिसाब से उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें पैसे देना चाहते हैं, तो हमें वैसे अवसर भारत में क्रिएट करने पड़ेंगे। उतनी तनख्वाहें, उतना वेतन, उतनी सुविधाएं क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो ग्लोबलाइज इकोनॉमी में हर चीज़ तो आप एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक सफल व्यवस्था है, और भारत की सरकारें, यह सरकारें, पिछली सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी जद्दोजहद में लगी रहती है कि भारत के पास सबसे ज़्यादा निर्यात करने के लिए क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। भारत के पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है? स्किल्ड वर्कफोर्स। और इस वर्कफोर्स का आयात दुनिया में हर जगह रोका जाता है। दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि दुनिया के दूसरे देश के लोग आएँ और उसके यहाँ नौकरी करके उसके अवसर ले लें। ऐसी परिस्थिति में भी भारतीय अगर दुनिया के अन्य देशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, अवसर पा रहे हैं, तो ये आप उनकी दक्षता का प्रसाद ही समझिए। बिल्कुल। इधर बबलू जी ने एक प्रश्न पूछा है, वो कह रहे हैं कि सर, दुनिया भर में मंदी है, सिर्फ भारत में 7% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा किस वजह से हो रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था में 6.5% के आसपास की ग्रोथ है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के आकार, जरूरतों को देखते हुए वो लगभग जिस सामान्य आर्थिक विकास दर की बात है वही है। भारत की रिकवरी जितनी तेज होनी चाहिए थी कोविड के बाद से, वो हमें नहीं दिखाई देती। और चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ में काफ़ी पीछे है, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे अभी आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाया जाना है, तो 6% की ग्रोथ रेट 80 की 3 या 4% की ग्रोथ रेट के बराबर है। जब 1980 के दशक में भारत की आबादी 80-90 करोड़ होती थी, तब 3-3.5 करोड़ का 3-3.5% की ग्रोथ रेट थी। आज भारत की आर्थिक विकास दर 6-6.5% के आसपास है। ना तो ये पर्याप्त है और ना ये इस पर लंबे समय तक टिका जा सकता है। अगर भारत को मध्य वर्ग का नया स्वरूप स्वीकार कर लाना है, क्योंकि इंडिया को हर साल कम से कम 1 से 2 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में बदलना है, निम्न आय वर्ग से निकालकर मिडिल क्लास के लेवल पर लाना, तब आप इतना बड़ा देश, इस टैक्स, ये सारी कंपनियां, ये सारा ढांचा चला पाएंगे। तो इसके लिए तो भारत के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड ग्रोथ किसी भी स्थिति में 8 से 9% से कम नहीं होती। पर चूंकि भारत के आर्थिक प्रबंधन की अपनी चुनौतियां, राजनेताओं की अपनी चुनौतियां हैं, तब तो हम भूल ही गए कि हम कभी डबल डिजिट ग्रोथ की बात भी करते थे। अब तो वो चर्चा में नहीं, अब तो 7 मिल जाए, 6.5 मिल जाए, 5 मिल जाए। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी दुनिया के देशों की आर्थिक विकास दर कितनी, पर सारे आप अमेरिका की 3% की आर्थिक विकास दर और भारत की 7% की आर्थिक विकास दर में बड़ा फर्क है। चीन की 4% की आर्थिक विकास दर और भारत की 8% की आर्थिक विकास दर में बड़ा फर्क है, क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के आकार ज़्यादा बड़े हैं और खपत ज़्यादा बड़ी है। ये इस पर निर्भर करता है। चलिए, तो सारे प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे, इन 2 प्रश्नों के साथ यहाँ पे बातचीत रोकते हैं। अब जरा बात इनकम की कर लेते हैं। इनकम की बात में क्या कुछ खास है सर? इनकम की बात में हम आपको वापस Money9 के ऐप की तरफ ले चलना चाहेंगे। इसलिए ले चलना चाहेंगे क्योंकि Money9 के ऐप पर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे तत्काल डाउनलोड करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं
अब आप प्रतिदिन आप इस ऐप पर कुछ ऐसी खबरें, ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारियां पाते हैं जो शायद आपको कहीं जानकारी में नहीं मिलती, जो आपकी सीधे इनकम से, बचत से जुड़ी होती। ये सूचना चाहे आपको नया मकान खरीदने के लिए खरीदने से पहले कौन से सतर्कता बरतनी चाहिए, आपने कहीं कोई ऐसा वैसा हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं खरीद लिया, किराए की कमाई है तो उस पर टैक्स कैसे लगता है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने, आईपीओ में निवेश करना बेहतर है, आईपीओ चलाने वाले फंड में निवेश करना बेहतर है। ऐसे असंख्य सवाल जो आपके दिमाग में रहते हैं, उन्हें हम और हमारी टीम के लोग समझने की कोशिश करते हैं, और उसके ऊपर हम आपके लिए बहुत सहज ढंग से विशेषज्ञों से बात करके कि वो सूचनाएं, वो वीडियोस, वो पॉडकास्ट, वो कहानियाँ, वो कॉमिक्स लेकर आते हैं। मनी लाइन के ऐप पर बने रहिए। दिन में कम से कम 2 बार आपको कोई ऐसी सूचनाएं और ऐसी जानकारियां और ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो शायद आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहे हैं। उसमें आपकी इनकम की बात होगी, आपकी बचत की भी बात होगी, और आपकी आर्थिक सुरक्षा की भी बात होगी। और अगर आप जो है ऐप डाउनलोड कर लिया है, कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन आप पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, तो money9.com पे अवश्य जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपकी जेब से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें जो है हर रोज़ जो है हम वहाँ पर लगाते हैं, और वो एक्सक्लूसिव जानकारियाँ होती हैं। अब जैसे कि आपने घर बेच लिया है और आप टैक्स बचाना चाहते हैं, वो कैसे बचेगा? लाल डोरा के अंदर अगर आप घर खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ जोखिम हो सकते हैं? इसके अलावा रेजिडेंशियल या कमर्शियल कमाई के लिए किस तरह की प्रॉपर्टी में ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे? इसी तरह की कमाई से जुड़ी हुई, आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम अच्छी खबरें अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, money9.com पर जाइए, उसे विजिट कीजिए, अपनी भाषा में पढ़िए, क्योंकि ये तमाम भाषाओं में उपलब्ध है, और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए। सर, बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आई थी, किस्सों के सिक्के को लेकर के लगातार जो है लोगों की टिप्पणियाँ आ रही थी, कुछ अपडेट है उनके लिए? इंतजार खत्म होगा? हाँ, बहुत सारे लोगों ने किस्सों के सिक्के की मांग की। किस्सों के सिक्के को हम नए कलेवर में लाने का प्रयास कर रहे थे। इस बार किस्सों का सिक्का इस सप्ताह आपको मिलेगा। हमने को प्रयास किया है कि हम सब उसको नए कलेवर में महीने में एक बार लेकर आए, लेकिन कोशिश करेंगे कि 15 दिन में एक बार आ जाए। और किस्सों के सिक्के में इस बार हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी बताने वाले हैं जो शायद जिसके कुछ अंश आपने हाल फिलहाल में कहीं दूर दराज सुने होंगे, यदि आपने क्रिस्टोफर नोलन की मशहूर मूवी ओपेनहाइमर देखी है। और अगर आप ओपेनहाइमर नहीं देखी तो उसे देखा ही जाके। पर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओपेनहाइमर अमेरिका के एटम बम पर बात करती है, और उसके पीछे की पूरी राजनीति और ओपेनहाइमर की कहानी है। लेकिन हम आपको यहाँ बताने वाले हैं हिटलर के परमाणु बम के बारे में। क्या आपको पता है कि नाज़ियों ने भी एक एटम बम बनाया था, और उसका अमेरिका के एटम बम से क्या रिश्ता था? उसकी जासूसी कैसे की गई थी? कैसे दुनिया में परमाणु तकनीक को बम तक ले जाने के पहले प्रयोग हिटलर के दौर में हो चुके थे? आप चौंकेंगे कि हिटलर के पास ये सब कुछ था, फिर उसने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसे बनाने नहीं दिया। यही है दिलचस्प किस्सा। और इस किस्से के भीतर एक और परत है कि जिस यूरेनियम का इस्तेमाल उस बम बनाने के प्रयोग में जर्मनी में हुआ था, वो कहाँ गया, उसका भी किस्सा इसमें जुड़ा हुआ। इस बार किस्सों के सिक्के को, अगर ओपेनहाइमर फिल्म देख चुके हैं तो उसके आगे का किस्सा है, और अगर नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद, इस किस्सों के सिक्के के देखने के बाद अपना ओपेनहाइमर फिल्म देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दुनिया के इतिहास का एक बेहद रहस्यमय हिस्सा, और कैसे दुनिया के 2 बड़े देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जासूसी की, इसका किस्सा हम इस बार किस्सों के सिक्के में। सर, इस बार के लिए कोई किताब, कोई वेब सीरीज़ क्या रिकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को? विपुल, एक नई किताब आई है, मैंने अभी परसों ही उस किताब को पढ़ना शुरू किया है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, भारत में भी वो रह चुके हैं, इस यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डेविड हार्डीमैन। उनकी एक बड़ी दिलचस्प ऐतिहासिक किताब आई है जो भारत के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर है। नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोटेस्ट 1920-22। यदि आप अहिंसक आंदोलनों में भी, खासतौर से सरकार से असहयोग के आंदोलन का जो सबसे अनोखा दुनिया में प्रयोग था, दुनिया के इतिहास में काफ़ी अध्ययन होते हैं गांधी के नॉन वायलेंट कोऑपरेशन मूवमेंट पर हम जितना इसके बारे में जानते हैं ना, वो 2-3-4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ में दर्ज है। डेविड हार्डीमैन की किताब बेहद भीतर तक जाकर इस आंदोलन के दौरान क्या क्या हो रहा था भारत में, कौन से टैक्स लगाए जा रहे थे, ये विरोध कैसे चला, किन किन चीज़ों के आधार पर बना, इसके बारे में बेहद दिलचस्प और बेहद रोचक किताब है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का इतना डिटेल्ड और इतना फैक्चुअल अकाउंट पहली बार पढ़ने को आया। अगर आप इतिहास की पुस्तकों में रुचि रखते हैं, भारत के इतिहास की पुस्तकों में रुचि रखते हैं, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। ये भी ताज़ी नई आई हुई किताब है।
चलिए अंशुमान जी, जब भी इस कार्यक्रम में हम शामिल होते हैं या देखते हैं, बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है और आज का कार्यक्रम भी निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी रोचक रहा, काफ़ी कुछ चीज़ें समझने और देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। अपनी जेब से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, छोटी खबरें, हर तरह की खबरें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।